अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेशन नंबर 6 है और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत माज़रत चाहता हूँ कि सेशन को मैं डिले के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि 3-4 दिन से बुखार चल रहा है मुझे और साथ खांसी बहुत ज़्यादा थी। तो खांसी की वजह से ये हो रहा था कि मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठ रहा था सेशन को तो बीच में खांसी बार बार आ रही थी, तो वो फिर डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि खांसी मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो इस सेशन को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो सेशन है हमारा वो बिजनेस कॉस्टिंग के ऊपर है। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के अंदर हम किस तरीके से कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के सवालात थे, उनके मैं जवाबात आप लोगों को यहाँ पहले दे दूँ। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जब वो यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स उनको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होता है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स आप HMRC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, लॉगिन आप वहाँ पर होंगे और लॉगिन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड फॉर्म के अंदर वहाँ पे मौजूद होंगे, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या अगर आपको ये हार्ड कॉपीज चाहिए तो आप HMRC को $15 या $16 गालिबन उनकी फ़ीस होती है, वो आप उनको पे करें, वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स। आप उन डॉक्यूमेंट्स को चाहें तो फिर पाकिस्तान मंगा सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उस एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, वहाँ से आप DHL के थ्रू यहाँ पाकिस्तान अपने एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड करा लें। ठीक है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स के पास पासपोर्ट के इश्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी दोस्त का इस्तेमाल कर लें या हम क्या करें। भाई, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप सिंपल पासपोर्ट बनवा लें। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है, इतना कोई टाइम इसके अंदर नहीं लगता। अगर आप अर्जेंट के ऊपर भी जाके बनाएं तो यहाँ कराची में अर्जेंट की फ़ीस 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, 4 हज़ार रुपये, और एक हफ्ते में पासपोर्ट बन के आ जाता है। तो आप जहाँ भी जिस शहर से आपका ताल्लुक है वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस होगा, पासपोर्ट ऑफिस में जाइए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट आपका होना ज़रूरी है। आप किसी दोस्त का पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। वो आपकी आइडेंटिटी है ना, आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है, तो उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट वहाँ पे जमा कराना है, क्योंकि अगर आप अपना CNIC जमा कराते हैं वो तो उर्दू में वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। तो आपके पास पासपोर्ट आपका होना ज़रूरी है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं हम किसी दोस्त का नंबर इस्तेमाल कर लें, किसी दोस्त का एड्रेस इस्तेमाल कर लें। भाई, आप किसी दोस्त का नंबर और किसी दोस्त का एड्रेस इस्तेमाल करके कितने पैसे बचा लेंगे? 3-4-5 हज़ार रुपये बचा लेंगे। देखें, आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बात एक बताऊं कि एक बिजनेस की कामयाबी में और उसकी नाकामी के अंदर जो मेजर रोल होता है वो आपके माइंडसेट का होता है। अब जिसका माइंडसेट ये है कि वो 1,000, 2,000, 5,000 बचाने का सोच रहा है, तो मतलब उसके माइंडसेट के अंदर कहीं ना कहीं ये ज़रूर चल रहा है कि उसने नाकाम होना है या वो नाकाम हो सकता है। ठीक है। जब भी वो इतने छोटे मोटे खर्चों की तरफ ध्यान दे रहा है अपना। अगर आप ये सोचेंगे कि आप नाकाम हो सकते हैं या आप नाकाम आपने होना है, तो फिर तो होंगे आप नाकाम, फिर तो आपको नाकामी से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आपने हर सूरत कामयाब होना ही होना है, तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे भी। ठीक है। तो आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ट्रेन करें इस चीज़ के ऊपर कि आप सोचें, ये अपनी सोच ये आप रखें कि आपने कामयाब होना है। देखें, इस बिज़नेस के अंदर, इस कोर्स के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो स्ट्रेटजीज़ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि वो आप अपने बिजनेस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कामयाब आपने होना ही होना है। इंशाल्लाह आपकी नाकामी के चांसेस बहुत कम है फिर, अगर आप उस स्ट्रेटजीज के ऊपर अमल करते हैं जो आपको बता चुका हूँ या जो मैं अभी आगे आपसे शेयर करूँगा इस कोर्स के अंदर। और अगर इस कोर्स के अंदर जो फेसबुक एड्स का सेशन है, अगर उस सेशन को ही आप देख लें तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी एजेंसी चला सकते हैं। आप पूरी कंपनी खोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। वो ऐसा सेशन है, इतना डीप सेशन है वो। तो इस कोर्स के आखिर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने निकल के आने वाली हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से पैसा बनाए, यहाँ से पैसा बनाए या वहाँ से पैसा बनाए या यहाँ से पैसा बनाए। इतने आपके पास रास्ते खुल के सामने आ जाएंगे पैसा बनाने के। क्योंकि देखें, सबसे बड़ा स्किल जो होता है वो होता है मनी मेकिंग स्किल।
और मेरा ये एम है और मैं इस चीज़ पर फोकस्ड हूँ कि इस कोर्स के बाद आप लोगों के अंदर मनी मेकिंग स्किल आ जाए किसी तरह। ठीक है, तो आप लोग पैसों से इतना परेशान ना हो कि 1,000 यहाँ बचा लूँ, 2,000 वहाँ बचा लूँ। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप लोगों को वो चीज़ें मिलने वाली हैं, वो स्ट्रेटजीज पता होने वाली हैं कि आप लोग इंशाल्लाह हर जगह से पैसा बना रहे होंगे। ठीक है, और एक और बात ये कि जो जो साथ साथ मेरे आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी रुक जाएं वो। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड कर लें। ये कोर्स इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन मुझे लगेगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। फिर इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आप फिर अपने प्रोसेसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि इस कोर्स के बाद बहुत कुछ आप लोगों के सामने ऐसी नई नई चीज़ें भी सामने आ रही होंगी जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड पे रखें, अपने प्रोसेसेस को थोड़ा सा रोकें, और जब एक दफ़ा ये कोर्स में ख़त्म कर लूँ उसके बाद आप लोग फिर अपने अपने प्रोसेसेस को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज का सेशन हम बिजनेस कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कॉस्टिंग देखें, सबसे पहले तो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस बाय करना है। ठीक है, ये तकरीबन आपके 29 पाउंड्स का आपको पड़ेगा पर ईयर। योर कंपनी फॉर्मेशन .co.uk से आप लोग बाय कर सकते हैं। फिर आप वर्चुअल नंबर बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद VPS ट्रांसफर वाइज की अकाउंट की फीस होती है, जो अभी हमने बनाना सीखा था पहले, उसके अंदर जो हम पे करते हैं एक्टिवेशन फी अकाउंट की। उसके बाद आप डोमेन बाय करेंगे, फिर हम शॉपिफाई का प्लान लेंगे, वो हम बेसिक प्लान लेंगे। क्यों, क्या ऐसी वजूहत हैं, सारी चीज़ें अभी स्टोर क्रिएशन के अंदर मैं कवर करूँगा आपसे। ठीक है, फिर हम एक थीम बाय करेंगे। थीम की कॉस्ट है, ठीक है, $19 पड़ेगी आपको। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट, सारी चीज़ें जहाँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, वो सब मिला के तकरीबन आपका 25,000 रुपया इसमें जाएगा। ठीक है, एक बिजनेस को सेटअप करने में, मतलब आपका एक स्टोर बन गया, प्रॉपर लाइव हो गया, उसके अंदर आप मतलब आपका स्टोर रेडी हो गया कस्टमर्स को लाने में। तो इसके अंदर आपका टोटल जो खर्चा आएगा इस सेटअप के अंदर, वो आपका खर्चा आएगा 25,000 रुपये। ठीक है, 1,000 2,000 ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एवरेज एक 25,000 रुपये आप अपने जहन में रखें। और ये आपकी सेटअप कॉस्ट है जो इनिशियली आपकी इसके ऊपर आएगी फौरन से। ठीक है, उसके बाद आपकी पेमेंट गेटवेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपैल हो गया, ट्रांसफरवाइज हो गया, उसकी कुछ फीस है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या है। एक तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बायर आता है, और बायर आकर आपसे परचेज कर लेता है। तो वो जब परचेज करेगा उसकी एक फिक्स्ड फी है जो कि $0.3 है। ठीक है, ये आपसे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पेपैल काटेगा। ठीक है, उसके बाद पेपैल की अपनी एक स्टैंडर्ड फीस है। ठीक है, वो है 2.91% जो पेपैल आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर काटता है। टोटल अमाउंट जो आपका बायर पे कर रहा है आपको, उसका 2.91% स्टैंडर्ड फी काटेगा पेपैल आपकी। फिर आपकी एक और फी यहाँ पे लगेगी, क्रॉस बॉर्डर फी। क्यों, क्योंकि हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं वो हम यूके बेस्ड अकाउंट बना रहे हैं। तो यूके बेस्ड अकाउंट हम बना रहे हैं, और जो हमारा बायर है वो यूएस बेस्ड है। ठीक है, यूएस से वो हमारे स्टोर पर आके चीज़ खरीद रहा है। तो क्या हुआ कि दो अलग अलग मुल्क हो गए ये। ठीक है, तो इसकी जो फीस हमारी लगती है वो 2% लगती है यूएसए की। ये हर मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन अभी हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएस के लिए 2% है ये। अगर हम यूके के अंदर ड्रॉप शिप कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा यूके का बायर आके खरीद रहा है, पाउंड्स के अंदर वो हमें पे कर रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर फी हमारी नहीं लगेगी। ठीक है, वो फिर हम ये 2% नहीं लगेगा। फिर करेंसी एक्सचेंज रेट एक लगता है। जाहिर है कि आपका जो अकाउंट है पेपैल का, वो पाउंड्स का अकाउंट है, जीबीपी का अकाउंट है, यूके बेस्ड अकाउंट है। तो उसके अंदर आप पेमेंट जो ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं डॉलर्स के अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर। तो यूएस डॉलर से आपकी करेंसी जो है वो कन्वर्ट होगी यूके पाउंड्स के अंदर। तो कन्वर्जन रेट जो आपका लगेगा वो तकरीबन 2.36% लगता है। ठीक हो गया, तो ये टोटल फीस सब कुछ मिलाकर आपकी बनेगी 7.27%। ये 7.27% आपका टोटल अमाउंट है। मतलब कि आपके स्टोर के ऊपर आकर एक बंदे ने एक चीज़ परचेज की, उसने जितने की वो चीज़ परचेज की है, सेलिंग प्राइस जो थी आपकी, उसका 7.27 सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा आपका पेपैल के पास। ठीक है,
उसके बाद आपने यूएस डॉलर्स के अंदर आपके अकाउंट के अंदर, पेपैल अकाउंट के अंदर पेमेंट आई, और वो फिर कन्वर्ट हुई जीबीपी के अंदर, यूके पाउंड के अंदर। वो फिर आपने ट्रांसफ़र की अपने यूके बैंक अकाउंट में। अब यूके का बैंक अकाउंट या तो ट्रांसफ़र वाइज है या फिर मॉन्जो का अकाउंट है। अगर ट्रांसफ़र वाइज आपका अप्रूव हो गया है तो वेल एंड गुड, वरना आप मॉन्जो की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो मॉन्जो का अकाउंट कैसे बनाना है, स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनाना है, ये मैं भी आपको अगले सेशन के अंदर बता दूंगा। पेपैल का अकाउंट हम कवर कर चुके हैं पहले ही, तो ट्रांसफर वाइज का भी कर चुके हैं। मॉन्जो का और स्ट्राइप रह गया था, तो वो मैं भी इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। तो जब आपके ट्रांसफर वाइज अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, तो ट्रांसफर वाइज अकाउंट से पाकिस्तान के अंदर पैसा आने में आपका 2.19% आपके चार्जेस यहाँ पे जाएंगे। ठीक है। तो टोटल आपकी पेमेंट गेटवे की जो फीस बनेगी वो बनेगी तकरीबन 9.46%, या आप अप्रॉक्स उसको कर ले 10%। 10% आपकी फीस जो है लगेगी पेमेंट गेटवेज के अंदर। उसके बाद हमारी एक बिजनेस की रनिंग कॉस्ट होती है। ये यहाँ पर हमने सेटअप कॉस्ट देख लिया कि एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर को सेटअप करने के अंदर हमारा कितना खर्चा आ रहा है। उसके बाद उस स्टोर को रन करने में क्या खर्चा आता है वो देख लेते हैं। ये एक वीपीएस का खर्चा पर मंथ है, जो आपके अगले वेरी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। क्योंकि आपने जब आप सेटअप कर रहे थे उस वक्त तो आपने पे कर दिया सारा, लेकिन ये अगले महीने के खर्चे हैं, पर मंथ खर्चे जो रनिंग कॉस्ट है बिजनेस की। ठीक है। तो वीपीएस का खर्चा जाएगा, फिर शॉपिफाई प्लान का आप पर मंथ पे कर रहे होंगे, फिर आप थीम जो हम बाय करेंगे $19 की, उसका खर्चा है। तो सब कुछ मिला के 57.96% बनता है टोटल। और इसको राउंड ऑफ मैंने कर लिया है $60 के अंदर। ठीक है। तो आपका $60 बिजनेस की रनिंग कॉस्ट आएगी, जो पर मंथ आपकी आ रही होगी, जो आपने हर हाल के अंदर पे करने ही करने हैं। सॉरी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये सबसे मेजर पार्ट है। ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे स्टोर्स होते हैं कि जिसके अंदर आपकी चीज़ बिक भी रही होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, सेल्स आ रही होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप तो लॉस में जा रहे हैं, आपकी जेब से उल्टा पैसा जा रहा होता है, आ नहीं रहा होता। तो उसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल ठीक तरीके से की हुई हो। ठीक है। इस इसके ऊपर मैं एक कैलकुलेटर भी बना दूंगा एक्सेल शीट के ऊपर, और वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो उस कैलकुलेटर के थ्रू फिर आप लोग के लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप लोग सिर्फ अली एक्सप्रेस के प्राइस उसके अंदर डालेंगे, और एक दो और इनपुट्स आपको सिर्फ करने होंगे, तो आपको जो आपका प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके दे देगी। ठीक है। तो वो आप लोग मुझे याद करा देगा अगर मैं भूल जाऊँ, तो वो मैं एक कैलकुलेटर ऐसा बना दूंगा अच्छा सा, तो वो फिर इंशाल्लाह इस कैलकुलेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। अच्छा, अब प्रॉफिट कैलकुलेशन हम ऐसे कर रहे होते हैं कि अभी मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम जो सेलिंग प्राइस है हमारी, जिस प्राइस के ऊपर हम अपने स्टोर के ऊपर बेच रहे हैं चीज़, वो $25 है। ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी जो पेमेंट गेटवे की कॉस्ट जो हम पीछे कैलकुलेट करके आ रहे हैं वो हम लगाते हैं। फिर रनिंग कॉस्ट है कि स्टोर की, फिर फेसबुक एड्स के ऊपर हमारा 25 से 30% जाएगा इनिशियली, अभी शुरुआत के अंदर। ये वेरी करता है, ये जैसे जैसे आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे फेसबुक एड्स के अंदर, और जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा इसकी कॉस्ट कम होती जाती है। ठीक है। लेकिन शुरुआत के अंदर आपको 25 से 30 पैसे, 35% तक भी चली जाती है कॉस्ट। उसके बाद आपके कुछ रिफंड्स हैं। ठीक है। जो आपने रिफंड्स करने होंगे वो भी आप ऐड करते हैं इस कॉस्ट के अंदर। फिर आपका कॉरपोरेशन टैक्स है जो आपने HMRC को पे करना है अपनी कंपनी के ऊपर। ठीक है। एक तो आपका वैट होता है, जो आप $85,000 पाउंड्स, जब आपका एक साल का टर्नओवर हो जाता है उसके बाद आप अप्लाई करते हो, और वो फिर आप नहीं दे रहे होते, वो आप कस्टमर से लेके आगे HMRC को दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन के सेशन के अंदर। तो ये हमारा कॉरपोरेशन टैक्स होता है। ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस सेशन में। ये 19% है।
जो हम देंगे HMRC को। फिर स्टोर ऑटोमेशन है, ठीक है, वो हम ओबरलो के ज़रिए करें या फिर ड्रॉपिफाइड के ज़रिए करें, उसकी कॉस्ट होती है। तो मैं सेशन के अंदर आपको ड्रॉपिफाइड के ऊपर ऑटोमेट करूंगा स्टोर को। वो क्यों करूंगा, उसकी वजूहात स्टोर क्रिएशन के सेशन के अंदर मैं सारी क्लियर करूंगा कि हम ओबरलो यूज़ करें या फिर ड्रॉपिफाइड यूज़ करें, क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या क्या ज़्यादा सूटेबल है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टोर क्रिएशन के अंदर मैं कवर कर लूँगा। तो ये कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो ये तमाम कॉस्ट हमने ऐड करनी होती है। अब हम लेट से कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो $25 है, ठीक है। $25 के ऊपर हम अपने स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को हमने सेल पर लगाया हुआ है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो $25 है, उसके अंदर से आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो निकालेंगे। अब ये मैंने आपको बताया था जब हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का सेशन था कि हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी प्रोडक्ट को 5x के ग्रॉस मार्जिन के ऊपर स्टोर पे लगाना है, ठीक है। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस $25 है तो हमारी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो $5 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट प्राइस $5 हो गई, वो हम इसमें से माइनस कर दी। उसके बाद गेटवे की कॉस्ट है हमारी जो $2.8 आएगी, ठीक है, 10% के हिसाब से $25 का। उसके बाद स्टोर की रनिंग कॉस्ट है जो कि, अच्छा, इसके अंदर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अभी कि शुरू के अंदर हमारे स्टोर के ऊपर पर डे 5 ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ठीक है। 5 ऑर्डर्स पर डे के ऊपर हम खेल लें तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो रनिंग कॉस्ट अगर $5 पर डे के ऊपर आ रही है तो $0.4 आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी एक ये रनिंग कॉस्ट हो गई, स्टोर की ऑटोमेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये ऐसी कॉस्ट्स हैं कि जो आपकी नेग्लिजिबल हो जाती हैं जब आपके ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। रिफंड्स की कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट ऐसी है कि नेग्लिजिबल हो जाती हैं जब आपके ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी अगर हम सिर्फ 5 ऑर्डर के ऊपर बात करें तो हम इसके अंदर जो है गेटवे की कॉस्ट हो गई, रनिंग कॉस्ट लगा ली। फिर फेसबुक एड्स के ऊपर आ जाते हैं कि फेसबुक एड्स की ऑर्डर की जो फेसबुक एड्स की जो हमारी कॉस्ट है वो $25 के हिसाब से, $25 की अगर सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से 25 से 30% हमारी यहाँ जाएगी, ठीक है। फिर स्टोर ऑटोमेशन की कॉस्ट एक लगा ली, $0.3 हो गई। फिर यहाँ पर आप रिफंड की कॉस्ट ऐड कर लें, ये जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती हैं ये कॉस्ट, लेकिन फिर भी स्टार्ट के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर रिफंड की आप एक कॉस्ट ऐड कर लेंगे तो आप यहाँ पे इसको $0.3 कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप रिफंड की कॉस्ट ऐड कर लें $0.2, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिए कि ये आपकी रनिंग कॉस्ट और आपकी ऑटोमेशन कॉस्ट और आपकी रिफंड कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी जैसे ही आपका स्टोर थोड़ा सा भी ग्रो होना शुरू होगा। तो अभी हम इसको फिलहाल ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो $25 के हिसाब से ये तमाम कॉस्ट निकालने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो बच रही है $16.3। इसके अंदर मैंने फेसबुक एड्स की कॉस्ट अभी माइनस नहीं की है, ठीक है। तो 16.3 में से आप फेसबुक की एड कॉस्ट 6.3 लगा लें, ठीक है। शुरुआत के अंदर इनिशियली जब आप काम करेंगे तकरीबन आपकी इतनी ही कॉस्ट आ रही होगी पर ऑर्डर। एक ऑर्डर एक्वायर करने में, एक कस्टमर को एक्वायर करने में इतना पैसा आपका फेसबुक ऐड खाएगा शुरुआत के अंदर, ठीक है। ये कम होता रहेगा जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता रहेगा, जैसे जैसे आपका स्टोर जो है ग्रो होता रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फेसबुक की कॉस्ट निकालने के बाद जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट बचा वो बचा $10। $10 तकरीबन बनता है 40%। और इसके ऊपर फिर आप टैक्स अप्लाई करते हैं क्योंकि जो कॉरपोरेशन टैक्स आपने देना है यूके लिमिटेड कंपनी का HMRC को, वो आपने देना है 19%। तो $10 में से आप 19% आप निकाल दें तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा
वो बचेगा 8.1 USD। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की। और इसका मैं कैलकुलेटर भी बना दूंगा, तो ये सब आपको खुद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके सामने खुद ही निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लोग इस कॉस्टिंग को रिलेट करें मेरे सेशन नंबर 2 से, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से प्रोडक्ट प्राइस वगैरह सेट करना आप लोगों को बताया था कि हमने क्या प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कैसे सेट करनी है और किस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया जो था, उससे फिर आप इसको मैच करें तो आपके सामने चीज़ और आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी स्टोर के अंदर, जब हम स्टोर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे होंगे प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, कि हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं जिनकी रेंज जो है 4 5 6 डॉलर के दरमियान हो, $4 से $6 से ऊपर ना जाए उसकी कॉस्ट। अली एक्सप्रेस के ऊपर जो उसकी प्राइस है वो $4 5 के आसपास रहे और हमारी सेलिंग प्राइस $25 से $30, $20 से $30 के दरमियान ही रहे। क्योंकि देखें, ये एक ऐसी प्राइस है, ये एक ऐसी प्राइस है कि जिसके ऊपर जो कस्टमर है वो ख़रीदते हुए हेजिटेशन का शिकार नहीं होता, वो ख़रीद लेता है। उसके लिए इतनी कोई भारी नहीं पड़ती है रकम, ठीक है, बहुत छोटी रकम है उसके लिए। तो खैर, ये सारी बातें तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च के सेशन के अंदर, या सेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो इसके ऊपर था। यहाँ मैं सेशन को ख़त्म करता हूँ कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, क्या क्या कॉस्ट इसके अंदर आ रही होती हैं और क्या क्या पेमेंट गेटवेज की कॉस्ट होती हैं, सारी चीज़ें। आई होप कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई समझ में तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं।